हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू में। और मैं सत्यम परमार। और आज का अपना सेशन है जिसमें ज्योग्राफी के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले अपन लोगों ने कई सारे पीवाईक्यूज डिस्कस किए हुए हैं जो कि डिटेल में रहते हैं, और इसी तरीके से ये वही सेशन रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। और अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्राकृतिक प्रदेश की अवधारणा, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले और भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, वो आप लोग जाकर के देख लेंगे चैनल से। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक प्रदेश की अवधारणा निम्नलिखित द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? जीन ब्रून्स के द्वारा, लीपले के द्वारा, कार्ल सायर के द्वारा, या फिर बाइडल डीला ब्लॉन्स के द्वारा। इंग्लिश में देख लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रीजन वॉज गिवन बाई जीन ब्रून्स, लीपले, कार्ल सावर, या फिर बाइडल डीला ब्लॉन्स हो जाएगा। तो देखिए, जो प्राकृतिक प्रदेश है इसकी अवधारणा जो दी गई थी, यहाँ पे ऑप्शन आपका बाइडल डीला ब्लॉस सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने जो प्राकृतिक प्रदेश माना था वो प्रकृति के द्वारा जो प्रदान तत्व है उसके द्वारा जो सीमित क्षेत्र था, इसकी अवधारणा दी थी। किसके द्वारा? ब्लॉन्स के द्वारा। और उसी क्षेत्र को उन्होंने प्राकृतिक प्रदेश भी कहा था। अब उस प्राकृतिक प्रदेश में उन्होंने कुछ तत्वों को शामिल किया हुआ है कि कौन कौन से तत्व उसमें मौजूद होंगे, तब वह प्रदेश जो होगा वो प्राकृतिक माना जाएगा। जैसे कि वहां की भूगर्भिक संरचना क्या होगी। ठीक है। भूगर्भिक संरचना। इसके बाद में इन्होंने जो रखा था वो वहां की उच्चावच। उच्चावच के बाद में वहां की मृदा, जलवायु। जलवायु के बाद में उधर के जो वन्य जीव होते हैं, ये सभी इन्होंने रखी थी प्राकृतिक प्रदेश के अंदर में, कि ये सभी जो अगर तत्व पाए जाएंगे तो वो जो जगह होगी उसको क्या रखा जाएगा? प्राकृतिक प्रदेश रखा जाएगा। इन्हीं के शिष्य रहे थे जीन ब्रून्स। इनके बारे में भी एक पुस्तक पूछी जाती है, इसका आप लोग जान लेंगे जीन ब्रून्स की। यहाँ पे ज्योग्राफी ह्यूमेन इजार्ड डी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव। क्लासिफिकेशन पॉजिटिव। ठीक है। ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ये किसके शिष्य रहे थे? बाइडल डीला ब्लोन्स के शिष्य रहे थे जीन ब्रूस। और इनके द्वारा ये वाली पुस्तक लिखी गई थी 1910 में। ठीक है, डेट याद कर लीजिएगा इसकी। 1910 में ये पुस्तक लिखी थी। और इनके बारे में एक और चीज याद रखिएगा जीन ब्रून्स के, ये जो जीन ब्रून्स थे ये संभववाद के, किसके? संभववाद के कट्टर समर्थक रहे थे। ठीक है। ये किसके समर्थक रहे थे? कट्टरवाद के, सॉरी, संभववाद के ये समर्थक रहे थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्या हुआ कि मैंने क्लास अपलोड कर दी, यही वाली क्लास थी, लेकिन उसके क्वेश्चन 8 से 10 तो हो चुके थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? आवाज गायब थी, पूरी वॉइस उसमें थी ही नहीं। मैं उसमें गूंगी बन चुकी थी, तो अभी मैं चेक कर ले रही हूँ। अभी तो वॉइस बिल्कुल ठीक चल रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे नाम दिए गए हैं और उनकी पुस्तक दिए गए हैं, यानी कि ऑथर दिए गए हैं, उनकी पुस्तक दी गई है। वॉल्टर रिचार्ड दिए गए हैं, डेविड हार्वे है, रिचर्ड हर्टसोन एवं रिचर्ड पीट दिए गए हैं। पुस्तकें इनकी दी गई हैं, सोशल जस्टिस एंड द सिटी, मेथड्स ऑफ रीजनल साइंस, रेडिकल ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो देखिए, जब नेचर ऑफ ज्योग्राफी आपकी पुस्तक लिखी है ना, तो उसमें आप आंख बंद करके रिचर्ड हर्टसोन लगा देना, क्योंकि जो नेचर से संबंधित बुक है वो इनकी कई सारी लिखी गई हैं। इसमें दो काफी फेमस है, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और एक सिंपल आपकी द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये दोनों पुस्तकें जो लिखी गई है रिचर्ड हर्टसोन के द्वारा लिखी गई हैं। तो यहाँ पे अब आती है बात वाल्टर इजार्ड की। वाल्टर इजार्ड है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी मेथड्स ऑफ रीजनल साइंस, यानी कि आपका BA का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है। वाल्टर इजार्ड के द्वारा कौन सी लिखी गई थी? मेथड ऑफ रीजनल साइंस, यहाँ पे आप सेकंड लिख लीजिए। इसके बाद में आपके आते हैं डेविड हार्वे। डेविड हार्वे की काफी फेमस बुक है,
इसका नाम है आपके सोशल जस्टिस एंड द सिटी। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट हो जाएगा। रिचर्ड हर्टसोन आए, रिचर्ड हर्टसोन है, इनकी पुस्तक आपकी फेमस हो ही गई, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसके बाद में रिचर्ड पीट पीट बचते हैं, तो इनकी रेडिकल ज्योग्राफी, ये काफी फेमस है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो रहा है वो बी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित का प्रकार है। नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ बर्थ, डेथ, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी या फिर माइग्रेशन। देखिए यहाँ पे वर्ड नोट करके चलिएगा, ये प्राकृतिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, प्राकृतिक बोल रहा है। तो जो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि होती है उसमें अपन लोग सिर्फ दो ही फैक्टर को लेकर के चलते हैं, जिसमें आपका जन्म दर होता है और मृत्यु दर होता है। अगर आप सिंपल जनसंख्या वृद्धि या फिर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो उसमें आप लोग तीन को लेकर के चलते हैं, जिसमें आप माइग्रेशन को शामिल करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात प्राकृतिक की हो रही है, नेचुरल की हो रही है, तो ये दोनों ही फैक्टर्स इंक्लूड होंगे। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आप लोग भी आंसर कीजिए। चलिए, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवासन निम्नलिखित धाराओं में किस में अधिकतम हुआ था। यानी कि प्रवास क्या होता है, जब इंसान उसकी संसाधनों की उसका अभाव होता है इस जगह पे, तो वो क्या करता है, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर ये गया, तो ये क्या किया, इसने प्रवास किया। ठीक है, तो ये जो प्रवास था 2001 में कहाँ से था, कहाँ पे ज्यादा रहा था, ग्रामीण से ग्रामीण नगरीय रहा था, या फिर आपका नगरीय से नगरीय रहा था, नगरीय से ग्रामीण रहा था, या फिर ग्रामीण से ग्रामीण रहा था। इंग्लिश देख लीजिए, माइग्रेशन in India as per 2001 census is maximum in which of the following streams, rural to urban, urban to urban, urban to rural, या फिर आपका रूरल टू रूरल हो जाएगा। तो देखिए जो सबसे ज्यादा प्रवास देखा गया है 2001 की जनगणना के अनुसार, वो देखा गया है नगरीय से नगरीय। अब नगरीय से नगरीय कैसे हुआ, देखिए पहले ही इंसान जो था यहाँ पे था, यानी कि एक गांव था जहाँ पे सुविधाएं बहुत कम थी, जैसे कि चिकित्सा सुविधा नहीं थी अच्छी बेहतरीन, यहाँ पे शिक्षा सुविधा नहीं थी, रोजगार नहीं थे, वाणिज्य वगैरह नहीं थे, यहाँ पे उनकी सुविधाओं का अभाव था। तो अब ये जाएंगे कहाँ पे, ये आपका कौन सा कोर एरिया है, यहाँ पे अच्छा खासा महंगाई है, अच्छा खासा बाजार है, पॉश कॉलोनियां है, तो ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना खर्चा ये सहन नहीं कर पाएगा, इससे पहले इसके बाहर वाले ये क्षेत्र में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, लोग और भी आएंगे, भीड़ बढ़ती जाएगी। अब भीड़ बढ़ती जाएगी तो ये लोग क्या है, यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये थोड़ा आगे की साइड में निकलेंगे या फिर पीछे की साइड में निकलेंगे। तो ये आगे की साइड में जब निकले तो इनका जो प्रवास हुआ वो नगरीय से नगरीय हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। जनांक संक्रमण सिद्धांत में घटना अनुक्रम है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। यानी कि जब जो जनांक संक्रमण सिद्धांत है वो आया, उसने अपना जो सिद्धांत दिया था उसमें किस तरीके से इनको रखा था, फैक्टर्स को इनको इंक्लूड किया था। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। तो आप लोगों ने जनांक संक्रमण सिद्धांत रखा होगा, उसकी 4 स्टेज रही थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने किसको रखा था कि हाई बर्थ रेट थी एंड हाई क्या थी, डेथ रेट थी। तो ये आपका फर्स्ट पे हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है हाई जन बर्थ रेट है एवं यहाँ पे लो डेथ रेट है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये भी सही है। इसके बाद में निम्न जन्म दर दी गई है और निम्न मृत्यु दर दी गई है, तो मृत्यु दर आपके थर्ड स्टेज में होता है ऐसा, तो ये भी आपका थर्ड सही है। और इसके बाद में जन्म दर जो होगी वो लो हो जाएगी, यानी कि निम्न होगी, और मृत्यु दर जो होगी वो हाई हो जाएगी, जैसा आप लोगों को अभी शायद जापान को देखने को मिल रहा है। तो ये आपका फोर्थ स्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो आपका सही दिए गए हैं सीक्वेंस से 1 2 3 4, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़िए, और ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था, तो इसको आप लिख लीजिए, ये नोटिस्टीन के द्वारा दिया गया था 1995 में। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण अधिवासियों की स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन निम्नलिखित में से किया जा सकता है। भित्ति मानचित्र के द्वारा, भूखर मानचित्र के द्वारा, या फिर भूगर्भिक मानचित्र के द्वारा, या फिर आपका जो धरातल पत्रक बनता है उसके द्वारा। द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट कैन बेस्ट बी ऑब्जर्व फ्रॉम बॉल मैप, कैडस्ट्रल मैप, जियोलॉजिकल मैप, या फिर टोपोग्राफिकल मैप। बात हो रही है यहाँ पे ग्रामीण अधिवासों की। तो जो ग्रामीण अधिवासों है उनके स्थानिक वितरण का अगर अपन लोग प्रतिरूप बनाएंगे तो वो एक धरातल पत्रक सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि टोपोग्राफिकल मैप से ये सबसे बढ़िया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सूची एक को सूची दो से मिलाना है। यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं जिनमें उन्होंने अपने वैल्यूज रखे थे, और यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं किसने कौन सी वैल्यू रखी थी। के को स्टेबल माना था, और यहाँ पे के को नॉन फिक्स्ड माना है, जनसंख्या सीमा एवं वस्तु क्षेत्र। और P1 P2 अपॉन D की संकल्पना इन्होंने दी है। तो देखिए, जो डब्ल्यू क्रिस्टोलर है, इन्होंने K1 के मान बताए थे, K3 K7 K4 इनके मान रहे थे। तो यानी कि इनकी जो वैल्यू थी वो कैसी थी, फिक्स्ड थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा फर्स्ट। अस्थिर के जो माना था वो लॉस के द्वारा माना गया था, तो ये आपका बी हो जाएगा, यानी कि सेकंड हो जाएगा। जनसंख्या सीमा एवं जो वस्तु क्षेत्र है, ये जो रखा था वो बीजेएल बेरी के द्वारा रखा गया था। थर्ड यहाँ पे लिख लेंगे। अब बचे यहाँ पे P1 P2 अपॉन D की जो हाइपोथेसिस यानी कि संकल्पना दी गई थी, ये आपके जी के जिफ के द्वारा दी गई थी। तो ये आपका फोर्थ में हो जाएगा। अब बचते हैं यहाँ पे रीड एवं म्यूक, तो इनको फालतू में बैठा के रखा है, इनका कोई भी काम नहीं है, बेइज्जती कर रहे हैं इनको यहाँ पे ला करके। एक दो तीन चार आपके ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकी इन्होंने क्या कर दी है, बेइज्जती कर दी है, हटा देंगे इनको। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, आंसर कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि बिटलसी ने विश्व में कितनी कृषि प्रणालियों को पहचाना था, 5 को, 6 को, 9 को, या फिर 13 को। हाउ मेनी एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड वर रिकॉग्नाइज्ड बाय बिटलसी, 5, 6, 9, या फिर 13। तो देखिए, जो विटलसी महोदय हैं इन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा हुआ है। कितने कृषि प्रदेशों में, 13 कृषि प्रदेशों में इनको बांटा गया है। लेकिन ये 13 कृषि प्रदेश इन्होंने कौन कौन से रखे थे, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, तो आप इनके सीक्वेंस को याद कर लेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पे इन्होंने रखा था चलवासी पशुचारण को, किसको रखा था इन्होंने यहाँ पे, चलवासी पशुचारण को इन्होंने अपना रखा था। इनके क्रम पूछे जाते हैं। दूसरे में इन्होंने व्यापारिक पशुचारण को रखा था, व्यापारिक पशुचारण को इन्होंने दूसरे में रखा था। उसके बाद में आता है आपका थर्ड नंबर, थर्ड पे इन्होंने जो रखा था स्थानांतरित कृषि को रखा था। ठीक है, फोर्थ पे आता है आप लोगों का, फोर्थ में इन्होंने जो रखा था वो आदिम स्थानबद्ध कृषि थी, आदिम स्थानबद्ध, आदिम स्थानबद्ध कृषि को इन्होंने फोर्थ पे रखा। फिफ्थ आता है, पांचवें नंबर पे इन्होंने चावल प्रधान जीविकोपार्जन कृषि को रखा हुआ था, चावल प्रधान जीविकोपार्जन इस कृषि को इन्होंने फोर्थ फिफ्थ पे रखा था। इसके बाद में आता है आपका सिक्स नंबर, सिक्स में इन्होंने चावल विहीन कृषि को रखा था, चावल विहीन जीविकोपार्जन कृषि को रखा था। सेवेंथ आता है, सेवेंथ में इन्होंने वाणिज्यिक सघन कृषि को रखा था, यहाँ पे वाणिज्यिक अन्य कृषि। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने रखा था भूमध्य सागरीय कृषि, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, नाइन्थ में इन्होंने रखा था मिश्रित कृषि को। और इसके बाद में इनका 10वें नंबर पर आता है वाणिज्यिक कृषि, डेयरी कृषि इसमें शामिल है, वाणिज्यिक
डेयरी कृषि, ठीक है। ये आपका 10वां नंबर है, सॉरी, और ये आपका 11वां हो जाएगा, ठीक है। 11वें पे उन्होंने रखा था विशिष्ट उद्यान कृषि रखा था, विशिष्ट उद्यान कृषि। और इसके बाद में उन्होंने 12वें नंबर पर जो रखा था वो हो जाएगा आप लोगों का वाणिज्यिक पशु एवं फसल कृषि। लास्ट में जो इनका रहा गया वो रहा था यहाँ पे वाणिज्यिक रोपड़ कृषि, ठीक है। तो ये इनके सभी कृषि थे, 13 कृषि प्रदेशों में इन्होंने बांटा हुआ था। और इसके आप लोगों को सीक्वेंस याद होने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने आपको सभी सीक्वेंस लिखे हुए हैं। एक 2 से 3 बार जब आप इनको चलते फिरते पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, इतने ज्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेनेजुएला, चीन, नीदरलैंड, फ्रांस और इनके खनिज प्रदेश दिए गए हैं। पेट्रोलियम, स्थूल ईंधन, वायु शक्ति एवं परमाणु शक्ति। देखिए जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो हो जाएगा यहाँ पे पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम आपका फर्स्ट में दिया गया है। चीन है, चीन में आप लोगों को स्थूल ईंधन देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। नीदरलैंड है, नीदरलैंड में आप लोगों को वायु शक्ति थर्ड हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ पे फ्रांस बचा, यहाँ पे परमाणु शक्ति हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन जो आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आप लोगों को करेक्ट करना है। टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमियम ये आपके खनिज दिए गए हैं, और कहाँ पे ये पाए जाते हैं? जाम्बिया, चीन, यूक्रेन एवं दक्षिण अफ्रीका। बताइए कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको करेक्ट करना है। देखिए जो टंगस्टन है, टंगस्टन आप लोगों को देखने को मिलेगा चीन में, चीन आपका सेकंड नंबर पर दिया गया है। इसके बाद में आप लोगों का कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो देखने को मिलता है वो जाम्बिया में मिलेगा, जाम्बिया में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद में क्रोमियम पाया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका आपका फोर्थ पर दिया गया है। मैग्नीज पाया जाएगा यूक्रेन में, यानी कि थर्ड हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका असर्सन रीजन का दिया गया है। यहाँ पे अभिकथन ए कह रहा है कि कुछ शीतोष्ण प्रदेशों में घास के मैदान उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिए गए हैं, ठीक है। बात कर रहा है टेम्परेट रीजन की, शीतोष्ण प्रदेश की बात कर रहा है। अब इसका कारण ये बता रहा है कि इन भागों में तापमान कम है, और तापमान जब कम है तो यहाँ पे वर्षा को अधिक प्रभावी ये बना रहा है। असर्सन यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, इन टेम्परेट रीजन द ग्रासलैंड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड एंड एट प्लेस। रीजन इसका बता रहा है कि लो टेम्परेचर इन दैट दीज लैंड्स मेक द रेनफॉल मोर इफेक्टिव। देखिए अब बात कर रहा है कि जो शीतोष्ण प्रदेश हैं, घास के मैदान हैं, अब उनको बदल दिया गया है किसमें? कृषि प्रदेशों में, उपजाऊ भूमि में बदल दिया गया, यानी कि अब वो घास के मैदान नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है? कृषि हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर है वो कम है, तो यानी कि अगर वर्षा वहां पे नहीं भी हो रही है और अधिक भी हो रही है या फिर हो रही है, वो क्या उसको काफी ज्यादा प्रभावी बना रहा है। यहाँ पे क्या होगा? फसल जो होगी काफी अच्छी, अपन लोगों को बेनिफिट मिल सकेगा, इसलिए वहां के जो टेम्परेट रीजन के जो घास के मैदान थे उनको क्या कर दिया गया है? उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा? असर्सन भी ठीक है और इसका रीजन इसी के अनुसार दिया गया है, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। ए ही होना चाहिए सभी लोगों का। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हर्टलैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? अंतर प्रांतीय संबंध की, केंद्र राज्य संबंध की, या फिर आपके धरा शक्ति और सामुद्रिक शक्ति के बीच संघर्ष की, या फिर राज्यों के वर्गीकरण की। द हर्टलैंड थ्योरी एक्सप्लेन इंटर प्रोविंस रिलेशनशिप, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, स्ट्रगल बिटवीन लैंड पावर एंड सी पावर, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के बीच में। तो देखिए जो हर्टलैंड सिद्धांत है ये व्याख्या करता है जो आपकी धरा सकते हैं, यानी कि जो
स्थलीय शक्ति है एवं सामुद्री शक्ति है, इसके बीच के संघर्ष की बात जो करता है वो आपका हर्टलैंड सिद्धांत करता है। ठीक है, जो हर्टलैंड सिद्धांत है ये दिया किसके द्वारा गया था? तो ये सिद्धांत दिया गया था मैकिंडर महोदय के द्वारा। ये सिद्धांत 1904 में दिया गया था। यहाँ पे इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इतिहास की भौगोलिक धुरी। इतिहास की भौगोलिक धुरी। ठीक है, ये इनकी क्या रही थी? पुस्तक रही थी। इसमें इन्होंने बात की थी हार्टलैंड की, और हार्टलैंड में जिसमें इन्होंने रखा था जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका है, इसका केवल जो उत्तरी भाग है, एशिया का उत्तरी भाग, यूरोप का उत्तरी भाग और जो आपका अफ्रीका है इसका उत्तरी भाग, ये तीनों अगर मिल जाए तो इनको संज्ञा इन्होंने किसकी दी थी? विश्वद्वीप की इन्होंने संज्ञा दी थी। विश्वद्वीप की इन्होंने क्या दी थी? यहाँ पे संज्ञा दी थी। ठीक है, और जो आर्कटिक जल वाला क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र, जो कि तीन ओर किससे घिरा हुआ है? पर्वतों से घिरा हुआ है, और उत्तर की ओर में उसमें क्या है? हमेशा बर्फ रहेगी। कौन से वाले रीजन की बात कर रहा है ये? आर्कटिक की। ठीक है, तीन ओर ये पर्वत से ढका है, नॉर्थ साइड में ये क्या है? बर्फ से ढका है। तो ये क्या था? इन्होंने इसको ध्रुवीय क्षेत्र नाम दिया था। नाम क्या दिया था इसको? ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो ध्रुवीय क्षेत्र था इसको ही नाम चेंज करके बाद में क्या कर दिया गया? हृदय स्थल कर दिया गया। ठीक है, हृदय स्थल नाम इसका परिवर्तन कर दिया गया। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, याकूत, बर्बर, किर्गिज, रेड इंडियंस, ये जनजातियां हैं और उनके ये प्रदेश दिए गए हैं, कहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो इसका आप लोगों को करेक्ट करना है। तो देखिए जो जनजातियां हैं, याकूत है, याकूत पाई जाती है आप लोगों को, याकूत आपके पाई जाएगी यहाँ पर रूस में, यानी कि आपका सेकंड हो जाएगा। बर्बर जो है, बर्बर पाई जाएगी उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, और जो खिरगीज है, खिरगीज पाई जाएगी आप लोगों की मध्य एशिया में, यानी कि यहाँ पे आप लोग फोर्थ लिख लीजिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट हो जाएगा। रेड इंडियंस है, ये आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित में से भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी इंडो ऑस्ट्रिक भाषा है? खासी, संथाली, मुंडा, खरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पोकन इंडो ऑस्ट्रिक लैंग्वेज इन इंडिया? खासी, संथाली, मुंडा एवं खरिया। तो जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली इंडो ऑस्ट्रिक जो भाषा है इंडिया की, वो कौन सी हो जाएगी? ये आप लोगों की संथाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? संथाली होगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इंडो ऑस्ट्रिक है ये किसके बाद आए थे? ये निग्रिटो जो प्रजाति है उसके बाद में इंडो ऑस्ट्रिक आए हैं। और ये जो भाषा है संथाली, ये जो इंडो ऑस्ट्रिक भाषा है इसके दो समूह माने जाते हैं जिसमें मुंडा और खमेर आते हैं। ठीक है, मुंडा एंड यहाँ पे खमेर आते हैं। और जो संथाली है, संथाली किस परिवार का हो जाएगा? ये आपके मुंडा परिवार का हो जाएगा, और इसी में ही संथाली आ जाएगा। हो इसी में आती है। ठीक है, हो आती है, और खरबार ये भी किस में आती है? आपके मुंडा में ही आती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, थ्योरीज दी गई हैं और उनके थ्योरीज किसने लिखी थी, किसके द्वारा दी गई हैं, इनके लेखक दिए गए हैं। हार्टलैंड है, ड्रीमलैंड है, राज्यों का वर्गीकरण है और राज्यों का क्षेत्रीय वृद्धि सिद्धांत है। बॉन वोल्केनबर्ग, रेडजेन, स्पाइकमैन एवं मैकिंडर। तो देखिए आपको याद होगा हार्टलैंड थ्योरी है वो दी गई थी मैकिंडर के द्वारा, यानी कि फोर्थ यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में आता है आपकी ड्रीमलैंड थ्योरी, ये दी गई थी स्पाइकमैन के द्वारा, यानी कि थर्ड यहाँ पे लिख लेंगे। राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया था वो बॉन वोल्केनबर्ग के द्वारा किया गया था,
यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। और राज्यों का क्षेत्रीय वृद्धि सिद्धांत ये दिया गया था रेटचेल महोदय के द्वारा, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए वो ए होना चाहिए। 4 4 3 1 2, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।